हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अपना इंट्रो दे दिया है एंड हमने दो स्कीम्स को कवर करी थी, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आज हम इस लेक्चर सीरीज में तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम कवर करेंगे जो कि है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आती है। इस योजना का आइए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानते हैं। इस योजना का ऑब्जेक्टिव है सेम ऑब्जेक्टिव जो इससे पहले वाले उसका था। जैसे कि इस योजना का हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना। किस सेक्टर में? फॉर्मल सेक्टर में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ही ये स्कीम भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम है और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की, नए नए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। कब लॉन्च करी है? कोविड-19 के रिकवरी फेज के दौरान, जब पैंडेमिक सिचुएशन थी, काफ़ी सारे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई थी। तो उस टाइम पे कोविड-19 के रिकवरी फेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का इनिशिएटिव लिया। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंदर आता है। जैसे कि आप सबको पता है, आत्मनिर्भर भारत योजना सरकार की एक अम्ब्रेला स्कीम थी जिसके अंदर काफ़ी सारी योजनाएं कवर थी। उसी में से ये भी एक योजना था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसका ऑब्जेक्टिव है फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। अब इस स्कीम में हम जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के क्या कंट्रीब्यूशन थे, क्या कंट्रीब्यूशन है। इसमें गवर्नमेंट का ये कंट्रीब्यूशन था कि जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था पीएफ का कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में, कि गवर्नमेंट जो है वो 8.33% का जो है ईपीएस अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करती है सो दैट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। तो सेम चीज़ इसमें भी है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। किसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। एज अ प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन फंड कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी फॉर एडिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ। जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स ईपीएफओ से रजिस्टर्ड हैं उनको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है एज अ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। मतलब जो भी उनका प्रोविडेंट, जैसे इसमें क्या है कि दो तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अप टू 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अप टू 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन का 12% और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी 12%, मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 12% एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी 12%, मतलब पूरा का पूरा 24% जो है वो गवर्नमेंट ही देगी फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल तक सरकार देगी। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देगी सरकार, जो कि है 12% फॉर नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एज अ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन उन ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे 1000 से नीचे भी एम्प्लॉय है और जहाँ पे 1000 से ज़्यादा है, जहाँ 1000 तक अप टू 1000 एम्प्लॉय है, वहाँ 12 पूरा का पूरा 24% का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों ही गवर्नमेंट देगी एज अ सब्सिडी। एंड जहाँ पे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ पे क्या करेगी सरकार? सिर्फ 12% एज अ एम्प्लॉय शेयर देगी, जो कि एम्प्लॉयर शेयर का 12% है वो गवर्नमेंट जो है नहीं देगी 1000 से ऊपर वाले कंपनीज में। ये आपको, मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो जो सब्सिडी अमाउंट है गवर्नमेंट का, सब्सिडी अमाउंट अंडर द स्कीम विल बी क्रेडिटेड। ये किसको मिलेगा? सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को मिलेगा जो जिनका आधार जो है वो ईपीएफओ से सीडेड हो, मतलब जिनकी केवाईसी में आधार सीडेड हो, सिर्फ उन्हीं नए एम्प्लॉयज़ को, ये उन्हीं को मिलेगा जो नए एम्प्लॉय हैं और जिनका आधार ईपीएफओ यूएएन से लिंक्ड हो। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए क्या है, कंपनीज कौन कौन सी एलिजिबल होंगी इसमें, वो 1000 और 1000 से ऊपर वाला क्राइटेरिया तो मैंने समझा दिया। इसमें एक अनदर क्राइटेरिया ये भी है कि इसकी क्या है कि establishment registered with EPFO will be eligible for the benefit if they add new employees compared to the reference base of employees as in September 2020। ठीक है, सितंबर 2020 में
किसी भी कंपनी, सपोज करो एबीसी कोई कंपनी है, सितंबर 2020 में यहाँ पे मान के चलो 25 एम्प्लॉयज़ थे, तो इसी को रेफरेंस बेस मानते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होगा। एबीसी कंपनी में अगर 25 एम्प्लॉयज़ हैं तो इसमें दो तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक है उन एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 50 से कम एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर अप टू 50 एम्प्लॉय है। सपोज करो जैसे ये वाला केस 25 एम्प्लॉय है, तो ये अगर इनके सितंबर में 25 एम्प्लॉय हैं तो अक्टूबर के महीने में कम से कम इन्होंने 2 लोगों को हायर किया है, 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है मिनिमम, मतलब ये 25 से बढ़ के कितनी हो गई होगी, 27। एक तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी, उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 50 एम्प्लॉय, उस 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, सपोज करो कोई XYZ कंपनी है और यहाँ पे 55 एम्प्लॉयज़ है, तो इनको एटलीस्ट अक्टूबर के महीने में, सपोज करो ये सितंबर में 55 एम्प्लॉय है, एटलीस्ट 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। मतलब इनका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो बढ़ के क्या हो जाएगा, अक्टूबर में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एस्टैब्लिशमेंट्स की, जहाँ पे 50 या 50 से कम एम्प्लॉय है, कम से कम 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी विथ रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉय एज इन सितंबर 2020, और जहाँ पे 50 से ज़्यादा है वहाँ कम से कम 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। अब जो ये स्कीम है, इसके टारगेट बेनिफिशरीज कौन होंगे? इसके टारगेट बेनिफिशरीज वो लोग होंगे जो नए एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन ईपीएफओ रजिस्टर्ड, किसी ने अगर ईपीएफओ रजिस्टर्ड स्टैब्लिशमेंट में एज अ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है और उनकी जो मंथली वेज है, जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 15,000 से कम है, वो इस टारगेट के अंदर आएंगे। और दूसरे वो आएंगे जिनका कोविड के टाइम पे जिनका जॉब चला गया है या जिन्होंने जॉब छोड़ दी है किसी भी रीज़न से, दोज हु लेफ्ट देयर जॉब बिटवीन 1 मार्च 2020 टू 30 सितंबर 2020, इस पीरियड के बीच में जिन्होंने जॉब छोड़ी है और इनको जो दूसरी एम्प्लॉयमेंट मिली है वो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिली है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, वही लोग हमारे टारगेट बेनिफिशरीज होंगे इस स्कीम के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्कीम क्लियर होगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ पूरा स्कीम को। इसमें क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ये स्कीम नवंबर 2020 में लॉन्च हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, कहाँ पे, फॉर्मल सेक्टर में, और ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी कि पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज ए सब्सिडी जो है देगी एम्प्लॉयज़ को। तो जहाँ पे हज़ार तक एम्प्लॉय हैं वहाँ तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही पूरा कंप्लीट सब्सिडी देगी, 12% एम्प्लॉय शेयर और 12% एम्प्लॉयर शेयर। लेकिन जहाँ 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है वहाँ सिर्फ 12% एज ए एम्प्लॉय शेयर ही गवर्नमेंट देगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन अब इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए क्या है कि जहाँ पे 50 या 50 से नीचे एम्प्लॉय हैं वहाँ कम से कम उन लोगों को 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, तभी वो इस स्कीम के अंदर इनरोल करा सकते हैं। रेफरेंस बेस हम किसको मानेंगे, सितंबर 2020 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कि ABRY में रेफरेंस बेस मंथ क्या है, सितंबर अक्टूबर ऐसे करके आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको सितंबर 2020 ही करके आना है। दूसरा ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ उनको कम से कम 5 एम्प्लॉय को 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 50 के केस में 2, ग्रेटर देन 50 के केस में 5, ठीक है। और टारगेट बेनिफिशरीज इसमें कौन होंगे, वो एम्प्लॉय होंगे जिन्होंने ईपीएफओ रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन किया है और उनकी सैलरी जो है 15,000 से नीचे है। और दूसरा, ये वही लोग होंगे जिनकी जॉब 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच में गई हो और उन्होंने दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करी है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है, वो कब करी है, 1 अक्टूबर 2020 या फिर उससे आगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्कीम क्लियर होगी। आइए अब बढ़ते हैं हम अगले स्कीम की तरफ। नाउ अब मैं आपको 2 पोर्टल्स डिस्कस करूंगी जो कि लेबर मिनिस्ट्री के ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। क्या पता आपको इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो मैं इसको आपको बता, श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में मैंने यहाँ बताया था, है ना, कि दे नीड टू हैव वैलिड, जो वही इस्टेब्लिशमेंट्स एलिजिबल होंगे जिनका एक वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि उनको कहाँ पे अलॉट होता है, श्रम सुविधा पोर्टल के अंदर अलॉट होता है,
ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये। इसमें क्या है कि श्रम सुविधा पोर्टल ये कब लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा? 16 अक्टूबर 2014 में। ये बेसिकली 4 ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है। कौन कौन सा? चारों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही आते हैं। कौन कौन से? ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन को कैटर करती है। इसमें क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फीचर क्या है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लेबर आइडेंटिफिकेशन LIN बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है फॉर इफेक्टिव एफिशिएंट एंड रियल टाइम गवर्नेंस इन लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव तरीके से रन करने के लिए, रियल टाइम गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए हम ये लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो स्टैब्लिशमेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि लेबर लॉज की जो इन्फोर्समेंट है वो सही तरीके से हो सके। इसी के थ्रू हम इसमें इंस्पेक्शन अलॉट करते हैं एरिया ईओ को, यानी कि एरिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, जो ईपीएफओ के अंदर होते हैं। वो इसी के थ्रू, जो इस पोर्टल में जो इंस्पेक्शन अलॉट होती है, तभी वो जाते हैं फील्ड पे विजिट करने, इंस्पेक्शन करने, और अपनी रिपोर्ट श्रम सुविधा पोर्टल पे ही अपलोड करते हैं, सो दैट कि इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। बेसिकली इसमें ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड करने के लिए ये पोर्टल है। इसके अलावा अब हम दूसरा पोर्टल डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है NCS पोर्टल। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, NCS का फुल फॉर्म। ठीक, इसमें क्या हम बताएंगे, इसमें क्या है कि इसमें हम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। इसमें ये क्या करते हैं, फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। करियर स्किल के लिए ट्रेनिंग, लोगों को स्किल्ड करने के लिए ट्रेनिंग कराते हैं ये, थ्रू इट्स नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट फॉर जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड विद इट। जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो NCS पोर्टल से आपको जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ये 5 ईयर मिशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 20 जुलाई 2015। 20 जुलाई 2015 को PM मोदी ने ये 5 ईयर मिशन मोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन करियर से एक लाइन में फ्री ऑनलाइन करियर स्किल प्रोवाइड करवाना थ्रू NCS पोर्टल। तो और जो ये आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, ये हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध है ऑन द NCS पोर्टल इन पार्टनरशिप विद TCS ION। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि NCS पोर्टल जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो किसके साथ पार्टनरशिप करके करवाती है? तो आपको ऑप्शंस में आ जाएंगे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको इसमें क्या करना है, TCS टिक करके आना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल्स थी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप हर तरीके की फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, सो दैट कि हम उन फीडबैक पे काम कर पाएँ और आपको बेटर से बेटर सर्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अब हम 2 इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स जो कि लेबर मिनिस्ट्री के हैं, एक SSP पोर्टल, एक NCS पोर्टल, ये दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम SSP पोर्टल को देखते हैं, श्रम सुविधा पोर्टल, जो वन स्टॉप शॉप है लेबर लॉ कंप्लायंस का, कि हमारा जो लेबर का लॉ है, लेबर लॉज हैं, वो फॉलो हो रहे हैं, यानी उनकी कंप्लायंस अच्छे तरीके से हो रही है। यानी कंप्लायंस का मतलब फॉलो होना। तो लेबर लॉज को इफेक्टिवली फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने श्रम सुविधा पोर्टल का लॉन्च किया है 16 अक्टूबर 2014 को। इसके अंदर 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन को ये पोर्टल कैटर करती है। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आते हैं। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, EPFO एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज ESIC। इन चारों ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कैटर करती है SSP पोर्टल, जो कि वन स्टॉप शॉप है लेबर लॉ कंप्लायंस का। SSP पोर्टल एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, एम्प्लॉई एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज। हर किसी की अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, जैसे कि EPFO के अंदर एरिया इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, उसी तरह ESIC में अपने होते होंगे, ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर के अपने इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते होंगे। तो इसी तरीके से सारे जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जिसके वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है,
डे टू डे इंटरेक्शन में, और डेटा का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा अमंग वेरियस इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हर इंस्पेक्टेबल यूनिट को एक लेबर लॉ, हर इंस्पेक्टेबल यूनिट को, चाहे वो किसी भी लेबर लॉ के अंदर इनरोल्ड हो, ठीक है, उनको एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इंस्पेक्टेबल यूनिट का मतलब है यहाँ पे कंपनी, जिस कंपनी का इंस्पेक्शन करना है। सपोज कीजिए किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन आती है, या फिर हमें पता चलता है कि ये कंपनी जो है वो लेबर लॉ को कंप्लायंस नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है, ऐसे कंपनीज का इंस्पेक्शन होता है, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं इंस्पेक्टेबल यूनिट। तो हर इंस्पेक्टेबल यूनिट का अंडर एनी लेबर लॉ, चाहे वो किसी भी लेबर लॉ के अंदर आते हो, चाहे वो ईपीएफओ के अंदर कवर्ड हो, ईएसआईसी के अंदर कवर्ड हो, किसी के भी अंदर कवर्ड हो, उनको एक यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, फॉर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड रियल टाइम गवर्नेंस इन लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड रियल टाइम जो उसका गवर्नेंस है वो अच्छे तरीके से फॉलो हो पाए, ट्रांसपेरेंसी आ पाए, अकाउंटेबिलिटी आ पाए, किस चीज़ में, इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज में, लेबर लॉ हमारा इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाए थ्रू ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम एंड फाइलिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जब भी हमारी इंस्पेक्शन इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी इंस्पेक्शन पूरी करती है तो वो अपनी रिपोर्ट आफ्टर अप्रूवल ऑफ देयर कंसर्न अथॉरिटी कहाँ अपलोड करती है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट को अपलोड कर देती है श्रम सुविधा पोर्टल के अंदर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं एनसीएस पोर्टल। एनसीएस पोर्टल में क्या, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ही पोर्टल है। ये क्या कराती है, ये फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इसका एक लाइन में है, ये फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग करवाती है उन लोगों को जिन्होंने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में जो जॉब सीकर है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, उन लोगों को एक करियर स्किल ट्रेनिंग फ्री में करवाती है। 5 साल मिशन मोड प्रोजेक्ट है, लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन 20 जुलाई 2015। ये ट्रेनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है ऑन एनसीएस पोर्टल, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद टीसीएस आयोन। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है कि एनसीएस पोर्टल जो कि स्किल ट्रेनिंग करवाती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाती है नेशनल करियर प्रोजेक्ट पोर्टल में, ये किसके साथ पार्टनरशिप करके करवाती है, तो आपको ऑप्शंस में रहेगा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको उसमें टीसीएस को करेक्ट करके आना है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए, सो दैट कि आपके फीडबैक पे हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आपको बेटर से बेटर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।